हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जिन भी सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज है और जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं और अगर हमारे पास उसकी नॉलेज है तो हम आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में एक नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज इनकम टैक्स में CS CA बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें दिक्कत आती है। बीकॉम में भी ये सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स में भी ये सब्जेक्ट है, तो आप इस पर भी अपनी वीडियोस जरूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस सीरीज को कब तक हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है अपनी वीडियोस के थ्रू कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब हमारी नॉलेज शायद उतनी नहीं है जितना ये सब्जेक्ट डिमांड करता है, बट स्टिल हम अपनी जितनी भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर कर आपको सपोर्ट करने की, आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है जब हम इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे, राइट? तो कुछ टर्म्स हमने आपके सामने लिखी हैं, उन टर्म्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए तो आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहली टर्म है टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हम कहते हैं कि टैक्स को डिफाइन कीजिए, राइट, तो कोई डिफाइन नहीं कर पाता। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि किसी चीज की डेफिनेशन नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? तो इनकम टैक्स पूरा एक्ट है, कानून है, उसमें टैक्स की डेफिनेशन जरूर दी गई होगी। तो इन जनरल आपको क्या लगता है टैक्स क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। अगर हम इसकी बात करें तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड बाय इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट एंड इट इज यूनिलेटरल पेमेंट। जो मैंने बोला मैं अब उसको समझाती हूँ आपके पास। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, और ये कंपल्सरी पेमेंट कौन करता है? इंडिविजुअल और फर्म्स, यानी हम लोग और बिजनेसेस करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी पेमेंट है, यानी अगर आपकी इनकम है, आपका प्रॉफिट है, तो आपको कंपल्सरी गवर्नमेंट को ये पेमेंट करनी है। और इसे यूनिलेटरल पेमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफा पेमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप स्कूल में फीस देते हैं तो आपको वहां पर टीचिंग करी जाती है, आप किराया देंगे तो आपको किराए के लिए घर दिया जाएगा, यानी आपके पास दो तरफा बातें होती हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको कोई प्रॉमिस नहीं लिख के देती है कि आपको, आपने अगर 500 रुपए का टैक्स भरा है तो इस 500 रुपए के बदले में रोड बनाया जाएगा या स्कूल बनाया जाएगा। नहीं, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों के लिए ही करेगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट एज सच कोई प्रॉमिस नहीं करती है। तो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है, इसलिए जो एरो है वो एक तरफा है। तो क्या डेफिनेशन है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट from individual and firm to the government and it is a unilateral transfer, right? अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्स में हमने दो टाइप के टैक्सेस सुने हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, देखिए डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पर टैक्स लेवी किया जाता है। लेवी यानी जिस पर टैक्स का बर्डन लगाया जाता है, LEVY, वही उसको पे करता है, कोई और उसको पे नहीं कर सकता, ना ही वो शिफ्ट किया जाता है किसी पर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स है जिस पर उस टैक्स को लेवी किया जाता है, वो उसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है। तो डायरेक्ट टैक्स की जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन विच टैक्स इज लेवी, मतलब जिस पे टैक्स लगाया गया वही पे कर रहा है। Indirect tax on the other hand is a tax which is indirectly shifted to the another person. एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स। अब देखिए मेरी कमाई है तो मैं टैक्स खुद ही भरूंगी। प्रॉपर्टी टैक्स, मेरे खुद का फ्लोर है तो मैं उस पर टैक्स खुद पे करूंगी। तो वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो है डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। जिस पे लगाए जाते हैं वही पे करता है, किसी और को नहीं पे करना। अगर आपका एक फ्लोर है तो आप ही को टैक्स पे करना है, आपकी सैलरीड इनकम है तो आप ही को पे करना है। वेल्थ आपकी है, यानी आपके पास एक से ज्यादा घर हैं, गाड़ियां हैं, इसको वेल्थ बोला जाता है। तो जिसकी वेल्थ होगी वही टैक्स पे करेगा, किसी पे शिफ्ट तो नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज पेड बाय द पर्सन ऑन व्हिच इट इज लेवी, जिस पे भी वो लगाया जाता है, इंपोज किया जाता है, वही पे करता है। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये इनडायरेक्टली किसी और से वसूल लिया जाता है। जैसे कि
जीएसटी। अब आप बताइए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये किस पे लगाई जाती है? सेलर और मैन्युफैक्चरर पर लगाई जाती है, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है या गुड्स बेच रहा है। लेकिन वो ये जीएसटी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर देते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है उसमें ऐड कर देते हैं और इंक्लूसिव कर कर आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, ये जो टैक्स था ये लगाया किस पे गया? मैन्युफैक्चरर और सेलर पर। उसने किस पे शिफ्ट कर दिया? कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। यानी वसूला किससे जा रहा है और लगाया किस पे गया था? लगाया तो सेलर पर गया था, मैन्युफैक्चरर पे गया था, जबकि इनडायरेक्टली वसूला किससे गया? कस्टमर से। हाँ, रिसीवर एक ही है गवर्नमेंट, लेकिन जिस पे लगाया गया उसने पे नहीं करा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर आप इससे पहले वैट की बात करेंगे या कोई भी हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी की जो टिकट है अगर मान लीजिए वो 125 की है, आपको 200 की मिल रही है, अगर 70 रुपीज का टैक्स लगा हुआ है तो ये सिनेमा हॉल मालिक पे लगा है, ठीक है, कि वो सर्विसेज दे रहा है या कुछ भी ऐसी एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहा है। उसने वो 70 रुपए का जो टैक्स है, सॉरी 75 रुपीज का जो टैक्स है वो किस पे शिफ्ट कर दिया? कस्टमर पर। यानी आपसे टिकट के चार्जेस कितने लेगा? 200 रुपीज लेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस जिस पे इंपोज करे जाते हैं, वो नहीं पे करता, वो किसी और पर शिफ्ट कर देता है। तो आई होप इट्स क्लियर। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज गिवन बाय इंडिविजुअल एंड फर्म टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो इंडिविजुअल और फर्म अगर इनकम होती है तो उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, बदले में कोई रिटर्न प्रॉमिस नहीं है कि गवर्नमेंट आपको देगी, तो इसलिए इसको वन वे पेमेंट बोलती है। टैक्स के दो टाइप बहुत फेमस है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे लगाया जाता है वही पे करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स जिसपे लगाया जाता है वो नहीं पे करता, वो किसी और पे उसे शिफ्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जीएसटी, वैट और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो लगाए तो मैन्युफैक्चरर पर जाते हैं या बेचने वाले पर जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर पे लगाए जाते हैं, लेकिन वो आपसे यानी कस्टमर से उसको चार्ज कर लेता है। तो आई होप टैक्सेस क्लियर। अब ये जो इनकम टैक्स है इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हर साल, है ना, आपको पता है कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। हम बात यहाँ करेंगे फाइनेंशियल ईयर की, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को, ठीक है। एवरी ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 को ये साल शुरू होता है और 31 मार्च 2023 को ये फिनिश होता है, तो इसे हम जनरली बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में यानी उससे पहले ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस बिल लेकर आते हैं, ठीक है। उस फाइनेंस बिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज बजट। सबने सुना होगा बजट। इसी बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से एस्टिमेटेड रिसिप्ट होंगी, यानी कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट उसे खर्च करेगी। उसी दौरान गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के बारे में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उनके बारे में रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हर साल जो है बताती है। जैसे स्लैब रेट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 2.5 लाख या 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो बजट जब पेश करते हैं तो वो इन टैक्सेस के बारे में क्लियर करती है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि कौन पेश करता है। पार्लियामेंट में फिर इसे दोनों सभाओं से जो है वो ओके करा जाता है, अप्रूव करा जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। देन जो प्रेसिडेंट है उनकी एसेंट ली जाती है, उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, फिर वो जो बजट है वो क्या बन जाता है, फाइनेंस बिल जो है वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि टैक्स के बारे में जो सीए हैं वो अपनी नॉलेज को अपडेट कब करते होंगे, यानी जब भी बजट आता है उन्हें अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर ले आती है टैक्सेस के अंदर, चाहे टैक्स रेट हो या टैक्सेस के अमाउंट हो या टैक्सेस के टाइप हो, ये बजट के अंदर ही आपके पास किया जाता है। अब जो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी थी उसमें सबसे पहला टैक्स हमने आपको समझाया। अब जो इनकम टैक्स है इसमें हमने आपको टैक्स वर्ड समझा दिया, देखिए इसके दो शब्द है ना, हमने आपको टैक्स क्लियर कर दिया, क्लियर, और इसके रूल्स कहाँ बनते हैं ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है इनकम टैक्स में, इस इनकम का क्या मतलब है भाई, है ना भाई, इस इनकम का क्या मतलब है। तो हमारे पास सेकंड टर्म और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है इनकम। तो अगर आप इनकम टैक्स के पर्पज से करोगे तो बड़ी मजेदार सी बात है, अगर आपको कैश में पैसा मिलता है या काइंड में मिलता है, मतलब दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं ना, एक होते हैं कि जी पॉकेट मनी ले लो, दूसरे होते हैं आपको जो सामान चाहिए वो दे देंगे। अब मान लो आपके एम्प्लॉयर ने, आप दो बंदे हैं, ए ए को ना 50,000 रुपए सैलरी दे दी, राइट, इसको तो कैश में दे दिया। बी को क्या कर रखा है, रहने को घर दे दिया। हाँ, अगर इसको कपड़े लेने हैं तो उसका बिल कंपनी भर देगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी भर देगी, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी भर देगी। तो आप एक बात बताइए, अगर बी ये कहे कि मुझे तो कोई सैलरी मिल ही नहीं रही, तो गलत है भाई,
देखो 50,000 रुपए जो एक कमा रहा है उससे क्या करेगा, रेंट भरेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भरेगा, कपड़े खरीदेगा, जो भी उसकी जरूरतें हैं, घर की जरूरतें, राशन वगैरह भरेगा। अगर यही चीजें कंपनी से बी को काइंड में मिल रही है, यानी सामान की वस्तुओं के फॉर्म में मिल रही है, प्रोक्यूजिट के फॉर्म में मिल रही है, सामान के रूप में मिल रही है, वो भी उसकी इनकम है। तो जो यह इनकम है वो कहता है चाहे आपको इनकम कैश में मिले या काइंड में मिले, एक ही बात है, हम इसको जरूर इंक्लूड करेंगे, कैश में हो या काइंड में हो। दूसरा ये कहता है कि अगर आपकी इनकम लीगल हो या इलीगल हो, उससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है, उसने तो टैक्स लगाना है ना। मजेदार बात, चाहे आपने कैसे भी कमाई हो वो इनकम, हाँ, तो इलीगल या लीगल इनकम का कोई बाइफिकेशन इनकम टैक्स में नहीं है। बस ये है, इनकम है ना, कमाया है ना, तो भाई टैक्स भर दे। यानी अगर कोई मजाक तौर पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई चोर डकैत पकड़ा जाता है तो पहले उसकी इनकम जो जब्त करी जाएगी, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि पहले इसमें से मेरे टैक्स के पैसे निकालो, फिर देखा जाएगा कि इसका क्या करना है ना। तो वो लीगल और इलीगल इनकम में कोई भी डिफरेंस नहीं करते। तो सबसे पहले कैश में हो या काइंड में हो कोई फर्क नहीं है, लीगल इनकम हो या इलीगल इनकम हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं करा गया है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। मतलब अगर आप आज के टाइम में बात करेंगे तो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो अगर ये कहें कि नहीं हम तो किसी कंपनी में लगातार काम नहीं करते, तो हमारी तो परमानेंट कोई सैलरी नहीं आती, तो इनकम टैक्स कहता है भाई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो, आप 2 महीने कमाते हो, 4 महीने खाली रहते हो, तो क्या हो गया। अब जो शिप पे लोग रहते हैं, कई लोगों का मैंने सुना है कि 6 मंथ उनको शिप पे रहना होता है, 6 मंथ उनको वोकेशन प्रोवाइडेड होती है। तो ऐसे में अगर वो कहेंगे जो हम तो खाली थे, तो ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स कहता है चाहे आपकी रेगुलर इनकम है या टेम्परेरी इनकम है, मुझे उस पर टैक्स चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लमसम मिलता है या इंस्टॉलमेंट मिलता है, तो इसका बाइफरकेशन जो है इसमें नहीं रखा गया है, यानी सभी तरीके की इनकम को टैक्सेबल करा गया है। तो क्या क्या चीजें आ गई इनकम में, अगर आपकी इनकम कैश में है या फिर आपको वस्तुओं के तौर पे यानी काइंड में मिली है, टैक्सेबल। आपकी इनकम टेम्परेरी है या परमानेंट है, टैक्सेबल। अगर आप इलीगल इनकम कमाते हैं, लीगल इनकम कमाते हैं, तो भी टैक्सेबल। अगर आपको लमसम मिलता है या इंस्टॉलमेंट मिलता है, तो भी टैक्सेबल। यानी इसका फर्क नहीं करा गया है इनकम टैक्स के अंदर, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है पर्सन की, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपके पास पर्सन की। तो क्या डेफिनेशन है आपके पास, अगर हम इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हम आपको डेफिनेशन लिखकर बताते हैं इसकी, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है समझनी जरूरी है हमारे लिए। तो यहां पर है कि income tax is charged of the total income, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, of the total income of the previous year, ये भी हम डिफाइन करेंगे, of every person। तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स उस हर बंदे से चार्ज किया जाता है जो इसकी टोटल इनकम एक लिमिट से बियॉन्ड होती है, जनरल सा बात है। तो ये डेफिनेशन दी गई है, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम। तो हम इसके बारे में आपको डिफाइन करेंगे, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो इसमें सबसे पहले हम उल्टे से चलना शुरू करेंगे, पहले आपको पर्सन समझाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर समझाएंगे, फिर टोटल इनकम समझाएंगे। इनकम टैक्स में हमने आपको टैक्स भी बता दिया, इनकम भी बता दिया, राइट। अब हम बात करते हैं कि पर्सन का मतलब क्या है। तो यहां पर पर्सन का मतलब क्या है, जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, यानी हम, आप, इंडिविजुअल, इसको पर्सन कहा गया, यानी ये टैक्स भरेंगे, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी यहाँ पर्सन बोला गया है, ठीक है ना। हम पर्सन को टैक्स के पर्पज से समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब पर्सन बोला जाएगा तो क्या मतलब होगा। हम जैसे लोग इंडिविजुअल, HUF, कोई कंपनी है तो वो भी आएगी इसके अंदर, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अभी हम आपको फर्क बताएंगे। कोई भी लोकल अथॉरिटी भी इसके अंदर पर्सन ही कहलाती है, लोकल अथॉरिटी। और इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, आप इंडिविजुअल की बात करेंगे, क्लियर है, हम जैसे लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, आप, हम, ठीक है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिनकी 3 पीढ़ियां जो है एक ही बिजनेस को चला रही हैं। जैसे आप रतन टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके जो दादाजी थे, दादाजी के बाद उनके पिताजी, उनके बाद फिर रतन टाटा जी उस बिजनेस को चला रहे हैं, तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कंसिडरेशन में उसको ले सकते हैं। उसके बाद कंपनीज की बात करी जाए, राइट, तो कंपनी भी आपके पास पर्सन है, कोई भी है, प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है। उसके बाद आती है पार्टनरशिप फर्म, राइट, ये भी आपका पर्सन है। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दोनों में फर्क समझिएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है मतलब मैंने जो यहाँ पर आपके पास 4 पर्सन के नाम लिए, इनमें किसी का भी कॉम्बो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी और एक फर्म जुड़ गई,
है ना, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या कंपनी और इंडिविजुअल जुड़ गया तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है इंडिविजुअल के ग्रुप को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ इसके ग्रुप का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो वो आपके पास आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोकल अथॉरिटी जैसे कोई भी एमसीडी हो गई, इनको भी गवर्नमेंट को जो इनकी इनकम हुई है उस पर क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, राइट। इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिन्हें इन जनरल आप लोग पर्सन नहीं मानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, डीयू, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी इनको जो कमाई होगी या कॉलेजेस को जो कमाई होगी उनको भी टैक्स भरना पड़ता है। यानी आप एनजीओ भी इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जिन्हें कानून की नजर में पर्सन माना गया, रियलिटी में वो पर्सन नहीं दिखते हैं लेकिन उन्हें जुडिशियल लैंग्वेज में पर्सन माना गया, लीगल लैंग्वेज में पर्सन माना गया। तो पर्सन के अंदर ये सातों लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब चलिए हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसी कौन होता है। देखिए हर एक पर्सन की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है, तो एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है कि 2.5 लाख तक की सालाना इनकम पर यानी ईयरली इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, राइट, तो जिनकी इनकम इससे कम बन रही है वो पर्सन तो है लेकिन वो असेसी नहीं है। असेसी वो इंसान होते हैं जिनका टैक्स पेबल बनेगा। असेसमेंट का मतलब ये होता है कैलकुलेशन करना, ये जो असेसमेंट शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो असेसी आर दी पर्सन from whom taxes payable to the tax authorities मतलब जिनकी टैक्सेबिलिटी बनती है उन्हें असेसी बोला जाता है। तो हर पर्सन असेसी नहीं है क्योंकि अगर उसकी इनकम एक टैक्स ब्रैकेट आपको दे रखा होगा, एक टैक्स बाउंड्री दे रखी होगी, उसके अंदर पड़ती है, उससे कम बनती है तो उसको टैक्स नहीं देना। तो कई लोगों से ये नहीं मांगा जाता कि आपने टैक्स फाइल करना है क्योंकि आपके पास आपकी इनकम उतनी बन ही नहीं रही। तो असेसी आर द पर्सन फ्रॉम whom टैक्स इज ड्यू टू द टैक्स अथॉरिटीज, राइट। तो असेसी वो पर्सन है जिनसे टैक्स वाकई में ड्यू है। अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए जिस साल में आप इनकम अर्न करते हैं, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, इनकम इज एक्चुअली अर्न, जिसमें आपने कमाई करी उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, राइट। द ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, income is going to be taxable which is earned in previous year, which is earned in previous year। जो आपने पिछले साल कमाई उसी इनकम पर जब टैक्स कैलकुलेशन होती है उस असेसमेंट ईयर बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने 21-22 जब मेरा पूरा साल खत्म होगा तभी तो मैं टैक्स पे करूंगी, पहले मैं ये तो देख लूं कि मैंने पूरे साल में कमाया कितना है। ये बात तो मैं तभी देख सकती हूँ ना जब 31 मार्च 2022 आएगा यानी साल का एंड आएगा, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि मैंने मैंने कितनी इनकम कमाई है। तो जिस साल में आप इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और इसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है यानी असेसमेंट है वो 22-23 में करी जाएगी और पे भी इसी साल में करा जाएगा, इसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो जिस साल में आप पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, उस पूरे साल के फिनिश हो जाने के बाद हम अपनी इनकम का ब्यौरा देते हैं जिसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना दो अलग बातें हैं बच्चों। 31 मार्च तक आप लोगों को रिटर्न फाइल करनी होती है, यानी आपको ये बताना होता है कि आपने किस किस जगह से पैसा कितना कितना कमाया है। टैक्स पे करने के लिए आपके पास ये वाला ईयर होता है जिसमें आपका सीए 22-23 यानी नेक्स्ट ईयर में जाकर वो कैलकुलेशन करेगा कि इतनी कमाई करी है, इतना खर्चा हुआ है, जो आप भी इस बुक के अंदर सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे। तो वो टैक्स की जो कैलकुलेशन है, जो असेसमेंट है, इसीलिए तो इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है जिसे हम आप पूरे उस जगह पर एवाई के फॉर्म में लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे पीवाई के फॉर्म में, राइट। तो देखिए अब हमने ये जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन थी उसमें प्रीवियस ईयर को भी समझ लिया। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल और फर्म गवर्नमेंट को पे करती है। इनकम चाहे कैश हो या काइंड हो, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, आपके पास उसमें कोई फर्क नहीं किया, लीगल या इलीगल हो, आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, राइट। फिर पर्सन की अगर बात करी जाए तो 7 कैटेगरीज हमने आपको पर्सन की बताई थी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, आर्टिफिशियल पर्सन और आपके पास लोकल अथॉरिटी। असेसी पर्संस में वो लोग हैं जिनका टैक्स वाकई में लायबल है, उनको पे करना है। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल में आपने इनकम अर्न करी है। असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें आप कमाई गई इनकम पे टैक्स लगाते हैं। अब देखिए जनरल रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। जो जनरल रूल है वो यही है कि जिस साल में इनकम कमाई जाती है उसी साल में वो टैक्सेबल हो।
उसे नेक्स्ट ईयर में वो टैक्सेबल होती है ना। अब 21-22 में हम इनकम कमाएंगे भाई, तो उसके अगले ईयर में तो कैलकुलेट करेंगे ना, बीच में कैसे कैलकुलेट कर दें कि हमने साल में क्या कमाया। अब मुझे कोई कहे कि 1 अप्रैल 2021 को ये साल शुरू हुआ है और आप मुझे 31 दिसंबर को बताओ कि भाई तुमने पूरे साल में कितना कमाया, कैसे बता दें, है ना। जब 31 मार्च 2022 को ये साल खत्म होगा तभी तो हमें अंदाजा होगा ना कि हमने कितना कमाया है। तो जिस साल में आप कमाते हैं उस साल में आप टैक्स पे नहीं करते, उससे नेक्स्ट ईयर में आप टैक्स पे करते हैं। ये आपका जनरल रूल है टैक्स का। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 5 एक्सेप्शंस है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से चैप्टर 1 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेप्शंस टू जनरल रूल। पहले तो जनरल रूल पता होना चाहिए। तो जनरल रूल मैंने अभी आपको बताया कि जनरल रूल यही है कि जिस साल आप कमाते हैं उस साल आप टैक्स नहीं पे करते, उस साल आप सिर्फ एंड में जाके रिटर्न फाइल करते हैं कि आपने कितना कमाया और उसका जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। लेकिन 5 ही एक्सेप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, जिसमें आपके पास जिस साल कमाया गया है उसी साल आपको टैक्स देना है। यानी आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर ही आपका टैक्स कैलकुलेशन का ईयर है, यानी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम, राइट। सेम ईयर में ही आपकी असेसमेंट होगी। कौन से केस है, पहला केस है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब मान लीजिए कि कोई नॉन रेजिडेंट है जो हमारे कंट्री का है ही नहीं भाई, है ना। मान लेते कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा है। अब ऑस्ट्रेलियन बंदे की यहाँ पर इंडिया में शिप चलती है। अब वो शिप पर यहाँ से पैसेंजर ले जाता है, सामान ले जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोगों से पैसा कमाता है, वो कमाता है ना, इनकम कमाता है वो बंदा। अब जो वो इनकम कमाता है उस इनकम पर गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो तुम अभी चले जाओगे, पता नहीं तुम नेक्स्ट ईयर आओगे भी या नहीं आओगे, है ना। तो अभी जो साल है इसमें तो तुम मुझे दिख रहे हो, नेक्स्ट ईयर में तुम पता नहीं तुम्हारा, तुम इस जगह पे चक्कर लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो ऐसे बंदे जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है ना, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बाहर का अमेरिकन हो सकता है, कोई भी और बंदा किसी और देश का। तो ऐसे केस में उस नॉन रेजिडेंट वाले से पहले से ही जितना उसने टैक्स कमा, जितनी भी इनकम कमाई है उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स उससे वसूला जाएगा और फिर उसको भेजा जाएगा। ठीक है जी। तो जो आपका कमाई का ईयर था, जिस साल इस नॉन रेजिडेंट ने अर्न करा हमारे इंडिया में, उसी साल ही उसका असेसमेंट ईयर बनाकर उससे टैक्स ले लिया गया। तो पहली एक्सेप्शन। दूसरा, अगर कोई इंडियन पर्सन है, अगर वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, ऐसा उसके डॉक्यूमेंट से सेसिंग ऑफिसर को पता लगता है, या कोई भी ऐसा पर्सन है, तो अगर ऐसा लगता है कि वो पर्सन इंडियन पर्सन है, वो हमेशा इंडियन है या बाहर का कोई पर्सन है, जो हमने पर्सन पर्सन याद रखोगे ना, जो भी हमने आपको 7 कैटेगरीज बताई, अगर ये इंडिया को लीव करके जा रहा है, तो ऐसे केस में जितने भी टाइम वो इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर में, है ना, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, उसने जो भी कमाया, अगर कमाया, तो उस पर अपना टैक्स भरो भाई, फिर जाने देंगे आपको इंडिया से। ठीक है जी। तो इसमें भी आपका सेम ईयर में टैक्स ले लिया। फिर ऐसे ही अगर कोई अपना बिजनेस हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर रहा है, हमेशा के लिए बिजनेस बंद कर रहा है, तो जितने भी टाइम उसका बिजनेस इंडिया में चला, है ना, जितने भी टाइम वो चला, तो उसमें जितनी भी कमाई अगर उसकी हुई, तो उस पर जो टैक्स उसका ड्यू बनता है तो वो भी पे करके जाओ। ठीक है। तो इसमें भी प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले लिया गया। इसके अलावा अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई ग्रुप बना था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए बना था, होता है ना कई बार कि दो लोग, दो फर्म्स इकट्ठी हुई लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठी हुई, तो ये 7 महीने का प्रोजेक्ट है, 7 महीने बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जो इनके कॉम्बिनेशन से ए बी लिमिटेड बनी थी वो फिनिश हो जाएगी। तो जब ये फिनिश हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन कैसे करेगी टैक्स अथॉरिटी। तो टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि अगर आपका ये इवेंट खत्म हो गया प्रीवियस ईयर में ही, तो आप एक काम करिए, आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया, ये इवेंट खत्म हो गया, तो आपका तो बिजनेस फिनिश हो गया उसी टाइम ये वाला, तो आपने जितना भी कमाया है उस प्रोजेक्ट से या इवेंट से, तो आप मेरे को उसका पहले टैक्स भरेंगे, फिर ही आपका जो है डिसोल्यूशन जो है हम अलाउ करेंगे, राइट। इसके अलावा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई भी पर्सन असेसमेंट ईयर के आने से पहले या असेसमेंट ईयर में कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है टैक्स बचाने के लिए, है ना, कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है टैक्स बचाने के लिए, तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट कहती है बेचियो बाद में, पहले काम कर, जितना भी तेरा इस पर इनकम आई है और उस पर तेरा जितना भी टैक्स बनता है, पहले काम करो, ये टैक्स पे करो और उसके बाद जाना जहां पे भी बेचने जाना है। तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं जहां पे गवर्नमेंट जो है लोगों की चालाकी को पकड़ लेती है और उनसे जिस साल में उन्होंने कमाया है उसी साल में टैक्स जो है वो वसूल लेती है। अब देखिए एक वर्ड हमारा रह गया उस डेफिनेशन के अंदर, अगर आपने गौर किया हो तो डेफिनेशन थी इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो हमने आपको पर्सन बताया 6 लोग होते हैं, प्रीवियस ईयर बताया जिस साल में आप इनकम अर्न करते हैं, उसके एक्सेप्शंस भी बताए। अब ये टोटल इनकम क्या होती है इसे समझ लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में पढ़ना क्या है। तो टोटल इनकम क्या होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप टैक्स निकालने जाते हैं तो आपको ये पता करना पड़ता है कि किसी भी इंसान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट।
तो 5 हेड जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बता रखे हैं, कहा यही सोर्स हो सकता है किसी का भी। तो सबसे पहला हेड है हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी। अब कोई भी इंसान किसी भी एम्प्लॉय के अंदर काम करता है तो उसके पास जो इनकम आएगी वो कौन सी होगी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, आप किसी भी जगह पर काम नहीं करते, तो आपके पास जो इनकम आती है उसको बोलते हैं रेंटल इनकम या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका सोर्स हो सकता है कमाई का। या फिर आपका खुद का बिजनेस है या आप खुद का प्रोफेशन चलाते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन से आपकी इनकम हो सकती है, सब सोर्स है, राइट। इसके अलावा अगर आप कोई एसेट बेचते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा और उस पर आपको गेन होता है, जैसे मैंने घर खरीदा 25 लाख का और उसे मैंने 30 लाख में बेच दिया, अब मुझे गेन हुआ उस पर, तो जो कैपिटल गेन है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो सैलरी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उससे होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेंटल इनकम, बिजनेस प्रोफेशन अगर आपका खुद का बिजनेस चल रहा है, कैपिटल गेन अगर आप कोई भी एसेट बेचकर कोई प्रॉफिट कमाते हैं जैसे कि घर बेच दिया, राइट। इसके अलावा जो इन चारों हेड में नहीं आती इनकम उसको हम डाल देते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप इंटरेस्ट से कमाई खाती है, ठीक है ना, इंटरेस्ट से ही आपकी इनकम होती है, तो आप सैलरीड में आए ना आप रेंटल में आए और ना ही बिजनेस प्रोफेशन है, तो अदर सोर्स मतलब जो इन चारों हेड में नहीं आएगा ना वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। तो एक, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 5 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, मेन 5 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी जो सबसे लेंदी और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो ये सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले ये पता करा जाएगा टैक्स इंपोज करने से पहले आपके पास सोर्सेज किधर से पैसा आ रहा है ना, सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, इसमें पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। जब इससे आपकी इनकम टोटल करी जाती है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। अब आपको इस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। सबसे मजेदार बात है गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है, यानी इसमें से कुछ खर्चों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है अपनी या फिर पत्नी की या पति की, बहुत सारी चीजें हैं, एटीसी एटीयू ये सेक्शंस हैं, इसके अंदर आपको डिडक्शन माइनस करने को दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी इनकम आएगी दैट इज टोटल इनकम, उस पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट जो है वो करी जाएगी। तो आपका चैप्टर यानी न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो टैक्स लगाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम पता करना जरूरी है, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना जरूरी है कि वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जो कि आपका चैप्टर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे हमें निकाल कर शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।